ना छूटें। अब वो बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की, तो हिंदी हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? हिंदी हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम हिंदी को समझते हैं, हिंदी को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? जो हिंदी को हम तब पढ़ पाएँगे जब हमें पता होगा कि हिंदी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या फिर हिंदी के जो वर्ड है, वो कहाँ से आए, या फिर वर्ड किस प्रकार के होते हैं, वर्ड कैसे लिखे जाते हैं, क्या वर्ड किस प्रकार के होते हैं, वर्ड कैसे दिखते हैं, कैसे लिखे जाते हैं और उन्हें कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी, तब हम हिंदी भाषा को अच्छे से समझ पाएँगे। यानी कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा वर्णमाला। कौन-सा टॉपिक रहेगा? वर्णमाला। वर्णमाला के बाद दूसरा टॉपिक अपना रहेगा, जब हम वर्णमाला को समझ चुके होंगे, वर्णमाला को समझ चुके होंगे, उसके बाद आती है कि अब हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे क्या? वर्ण बनाने की वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे, यानी कि संधि। ज़्यादातर ज़्यादातर गलतियाँ यहीं पर होती हैं कि टॉपिक हम कहीं से भी उठा लेते हैं। जैसे हमने संज्ञा सर्वनाम से शुरू किया, संज्ञा सर्वनाम से शुरू किया और वर्णमाला को हमने लास्ट में पढ़ा जाकर, वर्णमाला को हमने लास्ट में पढ़ा जाकर, हमें पता ही नहीं होता है कि ये वर्ड कैसे बनता है, कहाँ से लिया गया है, कैसे आया है, कैसा दिखता है, ये किस इसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। और हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं। जब हमें बाद में बताया जाता है, तो फिर हमारे मन में कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो जाता है। जहाँ कन्फ्यूज़न हुआ, वहाँ डब्बा गोल। क्या? जहाँ कन्फ्यूज़न हुआ, वहाँ डब्बा गोल हो जाता है और हम जो 38 क्वेश्चन्स का टारगेट लेकर चल रहे थे, वो हम 25 22 से लेकर 22 से लेकर 25 क्वेश्चंस ही कर पाते हैं। रीज़न 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 क्योंकि हमने हमने हिंदी के हिसाब से नहीं पढ़ा, या हिंदी को हिंदी के हिसाब से नहीं पढ़ा, बल्कि बल्कि अपने हिसाब से, यानी कि अपने हिसाब से अपना टाइम बचाने के हिसाब से पढ़ लिया, या अपना टाइम बचाने के हिसाब से पढ़ लिया, और वही आपका टाइम बचाने के चक्कर में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? यदि आपको यदि आपको सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो आपको हिंदी पर एक एक अच्छी-सी कमांड बनानी पड़ेगी। तो वो बात कर ली हमने वर्णमाला की, वर्णमाला के बाद हम समझेंगे, जब हम वर्णों को जोड़ना सीख गए जब हम वर्णों को जोड़ना सीख गए, फिर हम शब्दों को जोड़ेंगे क्या? फिर हम किसको जोड़ेंगे? फिर हम जोड़ेंगे शब्दों को। शब्दों को किसमें जोड़ा जाता है? तो जोड़ा जाता है समास में। किसमें? समास में। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई। हाँ, वर्णमाला में एक टॉपिक और आता है आपका, वो क्या होता है? वो होते हैं चिन्ह। यह भी वर्णमाला का ही टॉपिक यही भी वर्णमाला का ही टॉपिक है। वर्णमाला वर्णमाला के बाद समास समास पढ़ने से पहले हमें कारक चिन्हों का पता होना चाहिए। क्या? कारक चिन्हों का पता होना चाहिए। समास पढ़ने से पहले हमें कारक चिन्हों का पता होना चाहिए। जब तक हमें कारक चिन्ह सही से नहीं होंगे, तब तक हम सही से समास नहीं पढ़ पाएँगे। जैसे कि यदि जब तक हम वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे, तब तक संधि नहीं समझ पाएँगे। जब हम जब हम वर्ण वर्ण बनाना सीख गए, वर्णों के बाद फिर वर्णों को जोड़कर संधि बनाना सीख गए, संधि संधि को फिर शब्दों को जोड़कर हम समास बनाना सीख गए, समास बनाना सीख गए, उसके बाद आता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो क्या है? शब्दावली। जब ये चीज़ें हमने सीख ली, तब हमें हमें हमारे पास एक शब्दावली होनी चाहिए। क्या?
एक शब्दावली होनी चाहिए कि हम समझ पाएँ कि पवन माने क्या होता है, पवन माने क्या होता है, अनल माने क्या होता है, अली माने क्या होता है। तो जब तक हमें इन शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे, शब्दों का मीनिंग नहीं पता होगा, तब तक हम हिंदी कैसे समझ पाएँगे? तब तक हम हिंदी कैसे समझ पाएँगे? फिर हम इन्हीं के बाद पढ़ेंगे अपने शब्द। यानी कि शब्दों में क्या आता है आपका तत्सम शब्द तत्सम शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए आपके, देशज शब्द हो गए, देशज शब्द हो गए, विदेशज शब्द हो गए, क्या विदेशज शब्द हो गए, संकर शब्द हो गए, ये सारे शब्द कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इनमें क्या-क्या त्रुटियाँ होती हैं या फिर इनमें क्या-क्या कमियाँ होती हैं या फिर इनका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। उसके बाद जब हम शब्दावली समझ चुके होंगे, शब्दावली के बाद आता है आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी शब्दावली के अंतर्गत ही आता है। जब हम शब्दावली समझ चुके होंगे तब हमें पता होना चाहिए कि ये शब्दों की प्रवृत्ति क्या होती है। इन शब्दों की इन शब्दों की प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें पढ़ना होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्या पढ़ना होगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जब हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ चुके होंगे, तब हमें एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी होगी। हमें हिंदी की वो सारी चीज़ें पता होंगी, जिससे हम हिंदी को पढ़ सकते हैं। यानी कि हम एक वाक्य बनाना सीख चुके होंगे। जब हम वाक्य बनाना सीख चुके होंगे, फिर हम पढ़ेंगे लौटकर फिर शब्दावली पर आएँगे, क्या? लौटकर हम फिर शब्दावली पर आएँगे और ये वो शब्दावली होगी जो आपके लिए किसी भी किसी भी शब्द की किसी भी शब्द की प्रवृत्ति के बारे में बताकर और उस चीज़ से जुड़े हुए शब्दों को आपको बताया जाएगा। जैसे जैसे आपके हो गए पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द हो गए, आपके विलोम शब्द हो गए, एकार्थी शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, सब कथन के लिए एक शब्द हो गया। ये सारी चीज़ें हम फिर से दोबारा शब्दावली में पढ़ेंगे। जब हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे जब हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे, तब हमें पढ़ना होगा कि अब हम वाक्य बनाएँगे, तो वाक्य में सुंदरता किस प्रकार लाई जाए? या वाक्य में सुंदरता किस प्रकार लाई जाए? या या फिर मधुरता मधुरता या फिर लय किन-किन चीज़ों से मिलकर बनती है? तो वाक्य की प्रवृत्ति को किस प्रकार की प्रवृत्ति में ढाला जा सकता है? जैसे जैसे कि उसका लिंग क्या है? वचन क्या है? वह किस चीज़ को दर्शा रहा है? फिर हम क्या पढ़ेंगे? वचन, लिंग क्या? वचन और लिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब हम इनकी प्रवृत्तियों को समझ चुके होंगे कि ये किस वचन के हैं, किस प्रकार का इनका व्यवहार है, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार। क्या? रस, छंद और अलंकार। क्या?
रस, छंद और अलंकार। आपको पता है यह चीज़ जब हम रस, छंद, अलंकार कवर कर चुके होंगे, तब हमारे पास बचे होंगे क्या? कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ तक आते-आते हम हिंदी को बोलना, लिखना, पढ़ना अच्छे से समझ चुके होंगे क्या? हिंदी को बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हमें क्या बनाना है? अब हम चलते हैं गद्यांश की ओर। क्या? अब हम चलते हैं गद्यांश और पद्यांश की ओर। जब हम गद्यांश और पद्यांश कर चुके होंगे, फिर आता है आपका साहित्य। जब हम गद्यांश जब ये सारी चीज़ें हमने शुरुआत कहाँ से की थी? वर्ड को पहचानना, वर्ड कैसे दिखते हैं, अक्षर कैसे होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, उनको किस भाषा में लिखा जाता है, उनको किस लिपि में लिखा जाता है, फिर उनके शब्द वर्डों को जोड़कर शब्द बनाए, शब्दों को जोड़कर हमने वाक्य बनाए, वाक्यों को जोड़कर हमने गद्यांश बना लिए, वाक्यों की प्रवृत्ति समझी, वाक्यों का लिंग, पुरुष सब कुछ जान लिया, फिर हम आते हैं साहित्य पर। क्या? फिर हमने गद्यांश लिखना सीखा। गद्यांश लिखने के बाद अब हमने कविताएँ तो लिख ली, अब हमें उसके लिए साहित्य चाहिए। उसको उसके लिए साहित्य चाहिए, तो फिर हमने किसको जोड़ा? साहित्य को जोड़ा। जब हमारा साहित्य खत्म हो गया, तब कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ आईं। जब हमने साहित्य लिखा तो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, तो जो रचनाएँ आईं और उनके जो रचनाकार थे, उनके बारे में समझेंगे। यानी कि लेखक या फिर उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं क्या? जो एग्ज़ाम में आपको पूछी जाती हैं या फिर देखने को मिलती हैं। अब बचा है आपका जब हमारा हिंदी का हर एक चीज़ कंप्लीट हो गया, हिंदी हिंदी को हमें लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आ गया, फिर हम चलते हैं कि अब हिंदी की भारत में स्थिति क्या है? भारत में स्थिति क्या है? यानी कि हिंदी भारत में स्थिति भारत में स्थिति क्या है? यानी कि भारत में हिंदी भाषा को किस प्रकार का दर्जा दिया गया है या फिर किस प्रकार की भाषा है या फिर किस प्रकार से इसको हम भारत में जानते हैं या फिर इस हिंदी को संविधान में किस प्रकार की अनुवृत्ति रखी गई है, किस प्रकार से समझाया गया है, किस प्रकार से लोगों को हिंदी के बारे में जागरूकता जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से निदेशालय बनाए गए हैं या फिर हिंदी को विश्व स्तर पर फैलाने के लिए कौन-कौन से विश्व स्तर के सम्मेलन हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल अंतिम समय में जब हमें हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी होगी, तब हम इन चीज़ों को पढ़कर हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर चुके होंगे और एक बार रिवीजन करने के बाद आपका स्कोर 35 से 38 के 38 के एप्रॉक्स में होगा। इतना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका स्कोर 35 से लेकर 38 के एप्रॉक्स में होगा। अब ये सारी चीज़ें तो थी थ्योरी की। अब अब हमें हिंदी 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 के लिए और क्या और क्या महत्वपूर्ण काम किए जा सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू। क्या हमें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी? तो इसका जवाब होगा आपका यस यानी कि हाँ। क्या? यानी कि हाँ, आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मैं कराऊँगा आपको 200 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के। क्या 200 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के क्या? हर एक टॉपिक
हर एक टॉपिक के 200 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा मिनिमम। कितना? मिनिमम। मिनिमम होगा, मैक्सिमम तो आपके 300 से प्लस भी जा सकते हैं। जैसे डिपेंड करता है, यदि टॉपिक आपका सरल है और उससे संबंधित प्रश्न कम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपके 200 के एप्रॉक्स में होंगे और कोई टॉपिक बड़ा है और उससे संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, या उससे संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उसके आपके 300 से प्लस भी क्वेश्चन्स हो जाएँगे, या 300 से प्लस भी क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये तो था आपका आपका हिंदी का।